Hello everyone. In this lecture we will discuss about the jaundice. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्ट से। जॉन्डिस को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज इक्टेरस। इसके अलावा हमारा जो खुद वर्ड है जॉन्डिस, इसमें अगर हम स्पेशली इस जॉन का मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है येलोइश, है ना। आप बोल सकते हो थोड़ा सा येलोइश कलर होना। तो जॉन्डिस क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डीपर टिश्यू। पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी की एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो स्किन है इनका कलर येलोइश होने लगे। जॉन्डिस को मैं हिंदी में बोलूँ ना तो पीलिया सबसे बढ़िया, हिंदी में नाम बहुत बढ़िया है बट का नाम ही है पीलिया, जिसमें आपकी बॉडी का कलर येलो कलर का होने लगे, पीला होने लगे। स्पेशली आप देखोगे तो स्किन में, स्किन का कलर जो हमारा ऐसा है ना एकदम जो ब्राउन टाइप में, वो आपका येलो होने लगेगा। साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या, जो आपकी पर्टिकुलरली हम बात करें तो नोज़ में हो गई, इसके अलावा हम बात करें तो ट्रैकिया में हो गई, आपके आइज़ में हो गई, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो स्पेशली आप देखें ना आइज़ में, जिसको भी पीलिया या जॉन्डिस होता है उसकी आइज़ का कलर आपको एकदम येलोइश दिखने लगता है। इसके साथ साथ जो आपके डीपर टिश्यू हैं उनका कलर भी येलोइश होने लगेगा। अब आप लोग बोलोगे भैया डीपर टिश्यू क्या? डीपर टिश्यू मतलब आपकी जो मसल होगी ना उनकी डीपर लेयर हो गई। साथ ही साथ हम देखें तो जो फेसिया है उनकी डीपर लेयर हो गई, वो भी येलोइश कलर में होने लगती हैं। ये इसके जनरल सिम्टम्स हैं कि ये चीज़ें होनी ही हैं। इसके और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, हेडेक है, वोमिटिंग हो गई, और भी हम देखें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होंगी। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो सिम्टम्स हैं ये हम टाइप में डिस्कस करेंगे। मेनली हम देखें ना ये 3 टाइप का होगा, तो उसी जब हम वो टाइप देखेंगे उसमें देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को इस टाइप का जॉन्डिस है तो उसमें क्या अलग सिम्टम्स हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर देखा। इसके बाद अगर हम इसके पर्टिकुलरली कॉज की बात करें कि क्या वजह है जिस वजह से आपकी स्किन का कलर हो या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर हो वो येलोइश हो रहा है ना। इसके साथ साथ यूरिन का कलर, हम देखें तो स्टूल का कलर, और भी स्टूल का तो ठीक है नॉर्मल येलोइश होता है, लेकिन और भी ज़्यादा डार्क येलो होने लगेगा, यूरिन का कलर येलो होने लगेगा। क्या कॉज है? कॉज इज द इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। हमने देखा था ना कि बिलिरुबिन कैसे फॉर्म हो रहा था, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। पर्टिकुलरली जब मैंने फैट ऑफ आरबीसी बताया था, या फिर एक होता है कि वो हमने देखा था ना कि बेरिसन आरबीसी काउंट, जब हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है, किस एज में, साथ ही साथ कब डिक्रीज होता है, जिसमें हमने पॉलीसाइथेमिया डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जब हमने देखा था एक वीडियो में डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, बनता है, साथ ही साथ किस तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। उसी में मैंने बताया था कि जब आपका पर्टिकुलरली आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है, उसी से आपका बिलिरुबिन साथ ही साथ बिलीवर्डिन दोनों चीज़ बनते हैं, और ये दोनों ही कलरिंग पिगमेंट हैं। जॉन्डिस का पर्टिकुलरली क्या रोल रहता है? येलोइश कलर ऑफ स्टूल, जो हमारा स्टूल है उसको थोड़ा सा लाइट येलोइश कलर प्रोवाइड करना। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल लेवल था बिलिरुबिन का, दैट इज 0.1 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आप 0.1 से 1.0 बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर इतना लेवल है ब्लड में तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होने लगे 1.5 to 3.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज द कंडीशन ऑफ जॉन्डिस। क्योंकि यहाँ तक नॉर्मल था आपका बिलिरुबिन, ये सिर्फ स्टूल को ही येलोइश कलर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब इसका लेवल यहाँ पर एक्सेस हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ये हम एक नॉर्मल रेंज ले रहे हैं 1.5 से 3.0। सीवियर जॉन्डिस में इससे भी ज़्यादा आपके बिलिरुबिन का लेवल हो जाता है। तो अब क्योंकि इसका लेवल ज़्यादा है तो इसने स्टूल को तो येलोइश कलर प्रोवाइड किया, साथ ही साथ अब ये यूरिन को, हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, इसे भी येलोइश कलर प्रोवाइड करने लगता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा इसके सिम्टम्स में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ जॉन्डिस कि कितने तरीके का जॉन्डिस हो सकता है। मेनली इसके 3 टाइप हैं। सबसे पहला है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। अब फिर से बट को तोड़ो, प्री मतलब पहले और हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, है ना। हेपेटिक सेल हो, जो हेपेटिक वर्ड है ये सीधे रिलेटेड है लिवर से। तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लिवर से पहले ही जॉन्डिस होना।
अब आप लोग बोलोगे भैया हम पढ़ रहे हैं जॉइंडिस, और यहाँ पर बट हेपेटिक क्यों आ रहा? क्योंकि और भी आएंगे, हेपेटिक है, तीसरा है पोस्ट हेपेटिक। हेपेटिक बट यहाँ पर इसलिए आ रहा क्योंकि जैसे हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन कैसे हुआ, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से, पर्टिकुलरली वो आरबीसी भले ही स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रही हो या फिर और भी उसके अदर कॉज हो। अब इसका जो एक्सक्रीशन है हमारी बॉडी से, क्योंकि बाहर भी जाएगा, एक तो स्टूल के थ्रू जा रहा और भी अदर फॉर्म में, जो इसका एक्सक्रीशन का काम है बॉडी से बाहर करने का, वो काम होता है आपके लिवर का। लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर लिवर आएगा ही आएगा, क्योंकि जब हम इसका टाइप देखेंगे ना तो सेवरल टाइप हो सकते हैं या फिर कॉज हो सकते हैं कि पर्टिकुलरली आरबीसी में प्रॉब्लम है या फिर खुद लिवर में प्रॉब्लम है, उस वजह से जॉइंडिस डेवलप हो रहा। दैट्स वाई लिवर यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो प्री हेपेटिक मतलब जिसमें लिवर में कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे पहले ही कोई प्रॉब्लम है। दूसरा रहेगा हेपेटिक जॉइंडिस, पर्टिकुलरली जिसमें लिवर ही में है क्या प्रॉब्लम आ गई है, लिवर बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा जिस वजह से वो बढ़ रहा। एक होता है पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। तो इस तरीके से ये मेनली ये 3 टाइप हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टाइप रहता है, पर्टिकुलरली से टाइप में आप लोग क्लासीफाइड कर सकते हो, नहीं भी करना तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे हम आगे देखेंगे। दैट इज जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न बेबी। जैसे कि मैंने बताया ना कि हमने देखा था वेरिएशन ऑफ आरबीसी कि पर्टिकुलरली किस एज में, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर। अदरवाइज नॉर्मल कितना 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर, लेकिन बर्थ के टाइम पर वही है 8 से 10। तो क्योंकि इतना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा इनका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा मीन्स हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन और बिलिरुबिन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो न्यूबॉर्न बेबी में भी ये चीज़ हमें देखने मिलती है, जिसे हम एक एक से इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री हेपेटिक जॉइंडिस से। तो जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बायोलॉजी इज़ द गेम ऑफ बर्ड्स, कि पर्टिकुलरली अगर आप बर्ड्स को तोड़ लोगे तो बायोलॉजी आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बर्ड है प्री एंड हेपेटिक। तो इसमें पर्टिकुलरली प्री का मतलब पहले, जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उससे पहले प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेपेटिक। तो हेपेटिसाइट हो, हेपेटिक सेल हो, पर्टिकुलरली हेपेटिक जो रिलेटेड है पूरा रिलेटेड है लिवर से। तो इसमें क्या होगा, प्री हेपेटिक लिवर से पहले ही कोई प्रॉब्लम आएगी, पर्टिकुलरली जो आपका लिवर का फंक्शन है एक्सक्रीशन का, कि आपके वो बाइल को एक्सक्रीट करता है, वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई दिक्कत आ रही है। तो इसमें नॉर्मल इसका फंक्शन लिवर का नॉर्मल रहेगा। इससे देखते हैं आगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हम इसे और क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हीमो पूरा रिलेटेड है ब्लड से, और आप बोल सकते हैं स्पेशली आरबीसी। इसके अलावा दूसरा वर्ड है लाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना, तो हीमोलाइटिक, इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक जॉइंडिस। रीज़न ये है कि ये किस वजह से होगा, हीमोलाइसिस की वजह से। अब हीमोलाइसिस क्या, हीमोलाइसिस का मतलब होता है एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना, उसे हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, और उसी वजह से ये जॉइंडिस डेवलप हो रहा। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी बिलिरुबिन उतना ज़्यादा बनेगा, उसका लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और जॉइंडिस डेवलप होगा। दैट्स वाई हमने से बोला हीमोलाइटिक जॉइंडिस। तो ये रहा, इट अकर्स बिकॉज एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जैसे कि मैंने हीमोलाइसिस वाली वीडियो में बताया था। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसकी प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो पैथोजेनेसिस, किस तरीके से कंडीशन डेवलप हो रही है ना, कि आपका जॉइंडिस कैसे डेवलप हो रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा मीन्स एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन आपका ज़्यादा होगा, बिलिरुबिन उतना ज़्यादा ही बनता जाएगा, मीन्स उसकी जो क्वांटिटी है इट इंक्रीज इनॉर्मसली, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि इसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है आपके बिलिरुबिन का, लिवर का फंक्शन नॉर्मल है, लिवर जितना बिलिरुबिन एक्सक्रीट कर रहा था अभी भी उतना कर रहा। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रक्शन होता तो उतना ही एक्सक्रीशन हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब लिवर तो नॉर्मली अपना क्या कर रहा, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट कर रहा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, वो ज़्यादा अमाउंट को बाहर नहीं कर पा रहा। तो लिवर फंक्शन इज नॉर्मल बट इट कैन नॉट एक्सक्रीट दिस एक्सेस बिलिरुबिन रैपिडली। जो इतना ज़्यादा एकदम से बन रहा उतना ज़्यादा लिवर एक्सक्रीट नहीं कर सकता, वो नॉर्मल ही एक्सक्रीट करेगा जितना कर रहा था।
अब इस वजह से पर्टिकुलरली आपका जो बिलिरुबिन रहेगा यहाँ पर, और ये जो फॉर्म होता है दैट इज अनकंजागेटेड बिलिरुबिन। अब बोलोगे भाई ये कौन नया वर्ड आ गया, अनकंजागेटेड बिलिरुबिन है, इसका मतलब कंजागेटेड भी होता है क्या? बिल्कुल, दोनों होते हैं। पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रक्शन से बना ये होता है अनकंजागेटेड, इसे आप और बोल सकते हो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट पर्टिकुलरली इसलिए बोलते हैं हम इसे डायरेक्टली ब्लड से मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और रहेगा कंजागेटेड, जिसे हम नॉर्मली ब्लड से ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस समझो। अनकंजागेटेड पर्टिकुलरली कैसा बिलिरुबिन रहेगा, जो कि आपके वाटर में इनसॉल्यूबल हो, वाटर में ना घुले। इसके अलावा अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रक्शन से बनता है यही अनकंजागेटेड बिलिरुबिन। अब ये ब्लड में सबसे पहले फ्री है, उसके बाद ब्लड में पर्टिकुलरली आपके बिलिरुबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। किसके साथ कंबाइन होगा? एल्ब्यूमिन के साथ, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। मैंने बताया प्लाज्मा प्रोटीन वाले वीडियो में, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, तो इसके साथ एक कंबाइन होगा। और कंबाइन होने के बाद अब ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होते होते जैसे ही पहुंचता है लिवर के पास, ये किसके पास जाएगा? बिलिरुबिन, ये अनकंजागेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पर जाएगा? लिवर में। अब लिवर में जैसे ही वहाँ पर जाएगा ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आपका ये बिलिरुबिन अलग हो जाएगा, एल्ब्यूमिन अलग हो जाएगा। और जो आपका ये बिलिरुबिन है इसे कौन कैरी कर लेगा? आपकी हेपेटोसाइट मीन्स लिवर की सेल। मैंने पहले बोला था ना, हेपेटो मतलब लिवर से रिलेटेड, तो हेपेटोसाइट, हेपेटो मीन्स लिवर और साइट मीन्स सेल, लिवर की सेल इसे कैरी कर लेंगी। और पर्टिकुलरली इन्हीं हेपेटोसाइट के अंदर, आप बोल सकते हो इसी लिवर के अंदर, अब आपका ये जो बिलिरुबिन है ये किसके साथ कंबाइन होता है? एक एसिड के साथ, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड। तो आप इसे कंबाइन भी बोल सकते हो और कंजागेट्स भी बोल सकते हो। ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजागेट्स हो गया, कंबाइन हो गया। और पर्टिकुलरली जब ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा मीन्स आपका बिलिरुबिन प्लस आपका ग्लूकोरोनिक एसिड, तब ये बन जाता है कंजागेटेड बिलिरुबिन। इस कंजागेटेड बिलिरुबिन के फायदे बहुत सारे हैं। पहला फायदा ये है कि लेस टॉक्सिस होता है, मीन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरी चीज़ कि ये होता है वाटर सॉल्यूबल, मतलब अब ये वाटर सॉल्यूबल है तो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है। इसके बाद अब हम वापस आते हैं, हमने कहाँ तक देखा था कि लिवर इसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि ये अभी कैसा रहेगा? अनकंजागेटेड, तो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में नहीं घुलता। और दैट इज़ द रीज़न कि हम पर्टिकुलरली ये वाला जो आपका अनकंजागेटेड बिलिरुबिन है ये वाटर के थ्रू, हम बोल सकते हैं यूरिन के फॉर्म में, है ना, यूरिन के साथ बाहर नहीं जा सकता, तो इट कैन नॉट एक्सक्रीट इन यूरिन। और क्योंकि यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा रहा तो ये एक्यूमुलेट होगा, ब्लड में ही स्टोर होता रहता है। सो इट एक्यूमुलेट इन ब्लड, और जैसे ही एक्यूमुलेट होता जाएगा बिलिरुबिन का लेवल फिर इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल था 1 से लेके 0.1 से 1.0, 1.2, लेकिन ये बढ़ता जाएगा, 2 होगा, 3 होगा। दैट इज़ द कंडीशन जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस, मीन्स यहाँ पर इसका लेवल बढ़ गया। इसके बाद आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ प्री हेपेटिक जॉन्डिस। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिवर का फंक्शन तो नॉर्मल है, लेकिन उससे पहले तो कॉज तो समझ में आ ही गया कि हीमोलाइसिस मीन्स एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब ये समझते हैं कि कब हो सकता है एक्सेस डिस्ट्रक्शन। पहली चीज हीमोलाइटिक डिसीज, हीमो मीन्स ब्लड या फिर स्पेशली आरबीसी, और लाइटिक मीन्स टूटना। तो पर्टिकुलरली ऐसे डिसीज जिसमें आपकी ब्लड सेल्स टूटती हैं, जो कि मैंने पहले कवर कराए हैं। हमने सिकल सेल एनीमिया देखा था, थैलेसीमिया देखा था, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन ना एबनॉर्मल बन रही थी, उस वजह से इनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा था। तो फिर से यही कंडीशन हो जाएगी कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा बिलिरुबिन मीन्स जॉन्डिस। इसके बाद नेक्स्ट हम कॉज देखें, दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज क्या? ऐसे डिसीज जिसमें हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की सेल को ही डैमेज करेंगे। तो पर्टिकुलरली अगर हमारी बॉडी ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगे जो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करें, फिर से एक्सेस डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस होगा, उस वजह से हीमोलाइटिक जॉन्डिस आपकी बॉडी में डेवलप होगा। थर्ड कॉज की बात करें तो हाइपर स्प्लेनिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा,
स्प्लेनिस मीन्स स्प्लीन का एक्शन। तो स्प्लीन का एक्शन क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। स्पेशली ये तो मैंने पूरा बताया भी है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन वाला वीडियो। फेट ऑफ आरबीसी कि किस तरीके से जब आरबीसी 120 डेज कंप्लीट कर लेती हैं उनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है, मीन्स आप बोल सकते हो कमज़ोर। और पर्टिकुलरली जब वो स्प्लीन में जाती हैं तो नैरो कैपिलरीज से निकलेंगी, छोटी छोटी कैपिलरीज से, वहीं पर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन अब क्योंकि स्प्लेनिस का एक्शन बढ़ गया है तो अब जो आरबीसी आपकी 120 डेज की नहीं भी हुई, मान लो कोई 100 डेज की हुई है, कोई 80 डेज की ही है, तो ये स्प्लीन उसे भी डिस्ट्रॉय करने लगेगी। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा बिलिरुबिन फॉर्मेशन। इसके बाद आगे देखें तो ड्रग एंड केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए। इसके अलावा हम बात करें तो पर्टिकुलरली कुछ मेडिसिन्स हो गई, वो भी आपकी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिससे फिर से डेवलप होगा जॉइंडिस, मीन्स इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। साथ ही साथ कुछ कंडीशन में जो आपकी रीनल डिसऑर्डर्स हैं, है ना, उसमें भी कई बार क्या हो सकता है कि अगर इनका साइज इंक्रीज हो जाए, जिस वजह से जो बाइल डक्ट है ना, ये बहुत ही रेयर है बट हो जाती हैं कि आपकी बाइल डक्ट कंप्रेस हो गई फिर से, क्योंकि आपका जो बिलिरुबिन है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, इस वजह से फिर से बिलिरुबिन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा और पर्टिकुलरली आपके जो जॉइंडिस है वो फिर से डेवलप हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आप लोग बोल रहे हो कि भैया यहाँ तक हमें समझ में आया कि जो लिवर है इसने कौन सा बिलिरुबिन बनाया? कंजागेटेड, डायरेक्ट, मीन्स जो इसके साथ कंबाइन है। उसके बाद इसका क्या होता है? पर्टिकुलरली लिवर इसे किसके पास भेज देता है? आपके बाइल के पास, बाइल कैनिकुलस के पास। फिर वो बाइल जूस में मिक्स होगा, उसके साथ साथ फिर डाइजेशन में हेल्प करता है और फिर स्टूल के साथ मिलकर हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंडिस, दैट इज हेपेटिक जॉइंडिस। तो जॉइंडिस तो हमें समझ में आया। जॉइंडिस का मतलब है इंक्रीज इन बिलिरुबिन लेवल, कि पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो गया। किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू डैमेज ऑफ लिवर सेल। हेपेटिक मैंने मतलब बताया था ना, हेपेटिक मीन्स लिवर, लिवर में कोई प्रॉब्लम है और लिवर का ही फंक्शन था कि बिलिरुबिन को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने का। लिवर में ही क्योंकि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो बिलिरुबिन है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा और ब्लड में एक्यूमुलेट हो रहा, और उस वजह से जॉइंडिस डेवलप हुआ है। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसे बोलते हैं हेपेटिक जॉइंडिस, बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ हेपेटिक सेल। लिवर में भी और हम देखें ना तो जिसकी सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिन्हें हम हेपेटिक सेल से बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो हेपेटोसाइट। और दैट इज़ द रीज़न कि हमने इसे एक नाम और दिया, दैट इज़ हेपेटोसेल्यूलर जॉइंडिस। ऐसा जॉइंडिस जो किस वजह से डेवलप हुआ? डैमेज टू हेपेटिक सेल, जिन्हें हम हेपेटोसाइट भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसे एक नाम और देते हैं, दैट इज़ कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस। अब आप लोग बोलोगे भैया ये चीज़ हमें समझ में आई कि हम इसे हेपेटिक जॉइंडिस बोल रहे हैं, ये चीज़ भी समझ में आई कि हेपेटोसेल्यूलर भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो हेपेटिक सेल हैं, हेपेटोसाइट हैं, वो डैमेज हैं। अब ये आप बता दो कि हम कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअल में जो कॉलीस्टैसिस का मतलब होता है इम्पेयर्ड बाइल फ्लो। अब पर्टिकुलरली आपका जो बाइल है वो आपके हम देखें तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन इसके सीक्रेशन का काम होता है लिवर का। पर्टिकुलरली ये जो लिवर सेल है, हेपेटोसाइट है, इन्हीं से बाइल का सीक्रेशन होना है। अब क्योंकि ये सेल ही डैमेज है तो पर्टिकुलरली उसके सीक्रेशन में भी प्रॉब्लम होगी और पर्टिकुलरली उसके फ्लो में भी प्रॉब्लम होगी, इम्पेयर्ड होगी। देखो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आपकी बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पर्टिकुलरली जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला है वो हम नेक्स्ट टाइप में देखेंगे, दैट इज पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हेपेटिक सेल ही डैमेज है, सीक्रेशन ही अच्छे से नहीं हो रहा, तो जो फ्लो है बाइल का वो इम्पेयर्ड होगा। और जो बाइल का इम्पेयर्ड फ्लो है ना, उस चीज़ को बोला जाता है कॉलीस्टैसिस। तो कॉलीस्टैसिस की वजह से जॉइंडिस डेवलप हो रहा, क्योंकि पर्टिकुलरली फ्लो ही सही नहीं हो रहा तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, है ना ही आपका जो बाइल है वो इंटेस्टाइन में जाएगा डाइजेशन के लिए, ना ही फिर वो स्टूल के थ्रू बाहर हो पाएगा। तो इसी वजह से जॉइंडिस डेवलप हो रहा, तो हमने इसे बोल दिया कॉलीस्टैटिक जॉइंडिस। वैसे भी आपका जो कॉली बर्ड है ना, ये आपके गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। जैसे आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, कॉलीसिस्टेक्टोमी।
पर्टिकुलरली रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर होता है। अगर किसी को गॉल स्टोन हो गया ना, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया, तब उस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। इस चीज़ को मैं आगे कवर करा दूंगा। अभी के लिए बस ये समझ लो कि बाइल में पर्टिकुलरली बाइल फ्लो में इम्पेयरमेंट हुआ है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसकी प्रोसेस कि एक्चुअल में किस तरीके से डेवलप होता है। तो जैसे मैंने बताया हेपेटिक जॉन्डिस है, मीन्स सबसे पहले डैमेज होगा इन हेपेटोसाइट्स को, मीन्स डैमेज टू दी लिवर सेल, टू दी हेपेटोसाइट। इसके 50 कॉज हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कॉसेस हैं जो इन हेपेटिक सेल हैं, इन हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि आपकी हेपेटिक सेल को डैमेज पहुंचा। हेपेटिक सेल, अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, इससे पहले जो हमने टाइप देखा था उसी में हमने डिस्कस किया था कि बिलिरुबिन किससे बनेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो कि होता है अनकंजागेटेड। उसके बाद वो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होकर आता है लिवर तक, और यही लिवर की सेल हेपेटोसाइट, अब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन और आपका जो अनकंजागेटेड बिलिरुबिन है। अब पर्टिकुलरली जो आपकी लिवर सेल है वही उसे कंजागेटेड करती हैं, है ना, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करके, जो कि वाटर सॉल्यूबल हो जाए, लेस टॉक्सिक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लिवर सेल ही डैमेज है तो कंजागेशन ऑफ बिलिरुबिन तो होगा, मतलब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन होगा, लेकिन अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे 10 लोग हैं, हेल्दी हैं, तो कोई भी काम अच्छा करेंगे, तेज करेंगे, उन्हीं में से 5 को सर्दी है, 5 को जुकाम है, तो काम होगा लेकिन अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा वर्ग का। सेम चीज यही हो रही है, कंजागेशन ऑफ बिलिरुबिन तो हो रहा लेकिन वो अमाउंट है ना डिक्रीज हो गया। सो कंजागेशन ऑफ बिलिरुबिन डिक्रीज इन लिवर। इसके साथ साथ हम देखें लिवर फेल्स टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन, क्योंकि कंजागेशन डिक्रीज हुआ है तो इसके साथ साथ एक्सक्रीशन। एक चीज हमने देखी ना कहीं हेपेटिक सेल डैमेज है तो पर्टिकुलरली बाइल का सीक्रेशन ही डिक्रीज हो जाएगा, उसका फ्लो जो है वो इम्पेयर्ड हो रहा, और उसी बाइल के साथ तो आपको जाना था बिलिरुबिन, क्योंकि फ्लो में ही प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज द रीजन कि अब जो लिवर है ना वो बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, करेगा बट कुछ अमाउंट डिक्रीज करेगा। अब इस वजह से पर्टिकुलरली जो आपका कंजागेटेड बिलिरुबिन है, इसके साथ साथ जो अनकंजागेटेड बिलिरुबिन है, दोनों ही ब्लड में रिटर्न हो जाते हैं। और अब ये जैसे ही ब्लड में रिटर्न होंगी, क्योंकि एक्सक्रीट तो हो नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, इनमें ब्लड में रह गए, ब्लड में ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और इस वजह से फिर से आपके ब्लड में जो बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये कंडीशन कहलाएगी जॉन्डिस। और किस वजह से हुई, डैमेज टू हेपेटिक सेल। दैट इज द रीजन कि हमने से क्या बोला, हेपेटोसेल्यूलर, या फिर आप बोल सकते हो हेपेटिक जॉन्डिस। अब हम कॉज की बात करते हैं, जो मैंने बताया था ना कि आपकी जो लिवर सेल है वो क्यों डैमेज हो रही हैं। पर्टिकुलरली ये कुछ मेन कॉज हैं। सबसे पहली चीज वायरल इन्फेक्शन, कि पर्टिकुलरली वायरस होते हैं ना, पैथोजेंस जो डिसीज कॉज करें, तो लिवर में डिसीज कॉज कर लें। पर्टिकुलरली वायरस की बात करूँ तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस सी। वैसे जो हेपेटाइटिस खुद है ना, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वायरस हैं पर्टिकुलरली ये हेपेटिक सेल को डैमेज पहुंचा देंगे, जिससे इसकी फंक्शनिंग बिगड़ सकती है। दूसरी चीज़ है खुद हेपेटाइटिस, तो पर्टिकुलरली एक तो वही वायरल वाला हो गया जो मैंने बताया है ना, कि हेपेटाइटिस ए वायरस कर रहा, हेपेटाइटिस बी कर रहा। इसके साथ साथ एक हेपेटाइटिस हो सकता है एल्कोहलिक, कि कोई एल्कोहल का मतलब सुबह से कई लोग रहते हैं ना, ढकवाना करना है, मुंह भी धुल रहे तो उसी से, कुल्ला हो रहा तो एकदम बिल्कुल एल्कोहल दारू सुबह से चाहिए, उन लोगों में भी पर्टिकुलरली लिवर की सेल डैमेज हो सकती है। मीन्स हेपेटाइटिस, बट को तोड़ेगा ना तो हेपेट, जो हेपेट है इसका मतलब हो गया लिवर, और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, कि लिवर में सूजन है, लिवर में प्रॉब्लम है। इसके बाद और हम देखें तो ऑटो इम्यून डिसीज, कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगे जो खुद इन लिवर सेल को डैमेज पहुंचा रहे हैं। उस केस में भी क्योंकि इसकी फंक्शनिंग बिगड़ी, फिर से जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज है सिरोसिस ऑफ लिवर। अब पर्टिकुलरली ये जो लिवर सिरोसिस है ना, ये आप समझ लो कि किसी को बहुत समय से हेपेटाइटिस है और वो दारू भी पी रहा है, एल्कोहल सेवन कर रहा है, आखिरी में एट द एंड जब कहते हैं ना कि अब काम खत्म है, एक्चुअल में हेपेटाइटिस कैसा होता है, रिवर्सिबल, कि आप ट्रीटमेंट अगर देते हो तो आप उस चीज़ से बच भी सकते हो, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ सकती हो। सिरोसिस वो कंडीशन है जहाँ काम खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पर अब लीवर कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। इट मीन्स सिरोसिस इज मोर डेंजरस देन हेपेटाइटिस। इसे भी हम कवर करेंगे हेपेटाइटिस के बाद।
आगे देखें तो एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस, पर्टिकुलरली कई बार होता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहा, साथ ही साथ वही ड्रग्स हो गया, एल्कोहल हो गया, और भी होते हैं ना आजकल एकदम बिल्कुल सुबह शाम। तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की वजह से भी, ड्रग्स की वजह से, एल्कोहल की वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है, मीन्स लिवर सेल डैमेज हो सकती हैं और ये फिर से रिजल्ट करती हैं जॉइंडिस में। अब हम देखते हैं जॉइंडिस का थर्ड टाइप, दैट इज़ पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। तो फिर से बट को तोड़ते हैं। जॉइंडिस का मतलब तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज इन बिलिरुबिन लेवल, कि जो बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज होना है। लेकिन यहाँ पर फिर से वर्ड है पोस्ट एंड हेपेटिक। तो हेपेटिक मीन्स मैंने बता दिया, हेपेटिक मीन्स लिवर, एंड पोस्ट का मतलब होता है बाद। अब ऐसे मत बोलना कि ये पोस्ट वो अलग चीज़ है पोजीशन। इस पोस्ट में हम देखें ना तो जैसे एक होता है ग्रेजुएशन, है ना, कि हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। सेम एस यहाँ पर पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब यहाँ पर लिवर के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लिवर के बाद पर्टिकुलरली किसी स्ट्रक्चर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी फंक्शनिंग में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से बिलिरुबिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा और वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। और कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है? जॉइंडिस। तो इसे हमने दो नाम और दिए। पहली चीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लिवर के बाद अब पर्टिकुलरली जो आपका सिस्टम रहता है ना, बाइलरी सिस्टम, इसे आप एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम भी बोल सकते हो, है ना, कि बाइल डक्ट रहेगी, उसके थ्रू बाइल आपका लिवर से कहाँ पर जाता है? गॉल ब्लैडर में, फिर वो जो आता है इंटेस्टाइन में ताकि डाइजेशन में हेल्प करे, देन स्टूल के फॉर्म में, है ना, स्टूल के साथ साथ बॉडी से बाहर जाए। लेकिन अगर उसी बाइल फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब उस वजह से बाइल बाहर नहीं जा पा रहा, तो बाइल बाहर नहीं जाएगा, सिंपल सी बात हो। इसी के साथ था बिलिरुबिन, अब बिलिरुबिन भी बाहर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। तो एक तो हमने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, दूसरी चीज एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉइंडिस। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक इसी से समझ लो, एक तो कि लिवर के पहले कोई दिक्कत नहीं है, लिवर में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दैट्स वाई एक्स्ट्रा हेपेटिक। और दूसरी चीज, ये जो मैंने ऑब्स्ट्रक्शन बताया ना, ये आपके एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम में भी हो सकता है, जिसे हम बाइलरी सिस्टम बोलते हैं। मैं आगे से और बताऊंगा। तो अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस कि एक्चुअल में किस तरीके से किसी भी पर्सन में पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस डेवलप होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने से और क्या बोला है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, क्योंकि किस वजह से होगा? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बाइल फ्लो में। तो सबसे पहले होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो। अब वो किस वजह से होगा? फिर से 50 तरीके के कारण हो सकते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉज हैं उसे मैं आगे बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो हुआ। अब नॉर्मली मैंने क्या बताया कि जो बाइल रहता है लिवर से सीक्रेट होकर जाता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा, और जब भी इसकी ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद फिर हम देखें तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें से होती हुई स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल का फॉर्मेशन होगा, और उसी के साथ साथ इस पर्टिकुलरली बाइल में जो आपका बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है वो स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, अब आपका जो बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट या फिर एक्सक्रीट ही नहीं हो पाता है, और क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ही नहीं तो बॉडी से बाहर भी नहीं जाएगा, तो पर्टिकुलरली कहीं तो जाएगा ना। तो ये क्या होता है? द बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट एंटर्स इनटू सर्कुलेशन। अब आप लोग बोलोगे भैया ये दो नए शब्द फिर आ गए, बाइल और अभी ये सब था, अब आपने और बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट ला दिया। तो बाइल सॉल्ट एक्चुअल में क्या होते हैं? आपके सोडियम पोटेशियम आयन ही, जो कि बाइल में प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली किसके साथ कंजगेटेड रहते हैं? लेसिथिन के साथ, है ना, तो उसे हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं। इसके अलावा बाइल पिगमेंट यही है, एक तो बिलिरुबिन पिगमेंट मतलब जो कलर प्रोवाइड करे, जो कि पर्टिकुलरली स्टूल को येलोइश कलर प्रोवाइड कर रहा। इसके साथ साथ एक होता है बिलीवर्डिन, जो कि खुद जो आपका बाइल रहता है ना, इसको थोड़ा सा ग्रेस कलर प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। अब अभी आप लोग इसको सीधे बाइल भी लिख सकते हो कि बाइल आपका कहाँ पर सीक्रेट नहीं हो पा रहा था? इंटेस्टाइन में। तो ये पर्टिकुलरली एंटर्स कर देगा सर्कुलेशन में, और जैसे ही सर्कुलेशन किया इसके साथ साथ बाइल पिगमेंट, मतलब आपका जो बिलिरुबिन है वो भी सर्कुलेशन में एंटर्स कर जाता है, ब्लड में आप बोल सकते हो। और जैसे ही ब्लड में एंटर्स करता है बिलिरुबिन एक्यूमुलेट इन ब्लड, पर्टिकुलरली वो ब्लड में ही इकट्ठा होने लगता है, और फिर उसका नॉर्मल से जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा।
जिस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस, और एक किस वजह से हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दैट इज द रीजन कि हमने से बोला ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसके बाद अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस की बात करते हैं कि क्यों ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा और उस वजह से पर्टिकुलरली ये जॉन्डिस डेवलप हो रहा। सबसे पहला कॉज है गॉल स्टोन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी जो गॉल ब्लैडर है जिसमें आपका जो बाइल होता है ना स्टोर रहता है, उसी में अगर स्टोन जम जाए, अपना पथरी सी नहीं होगी, इसको पथरी हो गई, उसको पथरी हो गई, पर्टिकुलरली क्रिस्टल वहाँ पर डिपॉजिट हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो आपका गॉल ब्लैडर फिर से फेल हो जाता है। किस चीज़ में, बाइल को इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट करने के लिए या फिर आप बोल दो सीक्रेट करने के लिए। तो फिर से आपके जो ब्लूरोबिन है, बाइल है, वो सर्कुलेशन में एंटर करेगा, जॉन्डिस डेवलप होगा। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें, दैट इज कैंसर ऑफ बाइलरी सिस्टम। अब बाइलरी सिस्टम क्या होता है, इससे ही हम एक्स्ट्रा हेपेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, और इस वजह से जॉन्डिस हो रहा, तभी हमने इसे एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस भी बोला। अब पर्टिकुलरली बाइलरी सिस्टम में आपका क्या क्या आता है, आपकी राइट हेपेटिक डक्ट हो गई, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गई, फिर पर्टिकुलरली ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म करती हैं। इसके बाद हम देखें तो सिस्टिक डक्ट से मिलती हैं, वही गॉल ब्लैडर वाली। साथ ही साथ पैनक्रियास से भी एक डक्ट आती है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इस तरीके से एक पूरा सिस्टम बनता है जो कि बाइल को एक्सक्रीट करता है। कहाँ से हम देख बोले तो लिवर से आप बोल लो, या फिर ब्लैडर से लेके कहाँ लेके जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो पर्टिकुलरली अगर इसी में कैंसर है, मान लो इस तरीके से डक्ट है ना, यहीं पे इस तरीके से सेल थी, अब यहाँ कैंसर होते जा रहा। कैंसर मतलब क्या, अनकंट्रोल और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल। तो ये देखो डायमीटर कम हो गया ना, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा पर्टिकुलरली, इस वजह से फिर से जॉन्डिस डेवलप होगा। नेक्स्ट कॉज है कैंसर ऑफ पैनक्रियास। अब बोलोगे भैया बाइलरी सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्शन तो है, समझ में आया, पर्टिकुलरली पैनक्रियास के कैंसर से इसका क्या कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन है। पहला तो इसी में हमने डिस्कस किया कि पर्टिकुलरली पैनक्रियास से भी एक डक्ट निकलती है जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, वो इस सिस्टम का पार्ट है, बाइलरी सिस्टम का। तो सिंपल सी बात है, अगर पैनक्रियास में कैंसर हुआ मीन्स इसकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, उस वजह से पर्टिकुलरली उस पैनक्रियाटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर इस बाइलरी सिस्टम में भी और भी जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ फिर से आपका बाइल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, ना ही बॉडी से एक्सक्रीट हो पाएगा। मीन्स फिर से आपका जो बाइल है, हम देखें तो ब्लूरोबिन है, वो ब्लड में आएगा और फिर से जो आपका ब्लूरोबिन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दिस रिजल्ट इन जॉन्डिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉज देखें, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बोला था इसे पित्त की थैली, पित्ताशय भी कहा जाता है, हम हिंदी में बात करें तो, है ना, बाइल को पित्त, गॉल ब्लैडर को पित्ताशय, जो कि पर्टिकुलरली उस पित्त को, उस बाइल को स्टोर करे। तो यही स्टोर करता है अगर इसमें इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन क्या, अगर नॉर्मली आप लोग इसे बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो स्वेलिंग, है ना। एग्जैक्ट इसे देखें तो इन्फ्लामेशन खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पर्टिकुलरली एक डिफेंस रिस्पॉन्स होती है हमारी बॉडी की। नॉर्मल अभी आप समझ लो स्वेलिंग, अगर डिटेल में आप इसे देखना चाहते हो तो पर्टिकुलरली आप लोग देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, कि उसके टाइप, ये खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि इन्फ्लामेशन मीन स्वेलिंग। तो ब्लैडर है, ब्लैडर नहीं क्या किया है, इस तरीके से आपके बाइल को स्टोर किया है जिसमें ब्लूरोबिन है और भी बाइल सॉल्ट है। अगर इसी में स्वेलिंग है, इसी में डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर से कहीं ना कहीं बाइल आपका क्या इसे सीक्रेट या फिर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा इंटेस्टाइन में, और फिर से बाइल क्योंकि यहाँ से जाएगा सर्कुलेशन में, उसके साथ ब्लूरोबिन भी, और फिर से ब्लूरोबिन ब्लड में एक्यूमुलेट होता जाएगा और इट ऑल्सो रिजल्ट इन जॉन्डिस। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या फिर क्योंकि लिवर के बाद, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने से कहा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो अब हम देखते हैं जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी, पर्टिकुलरली जो आपके जन्मजात बच्चे होते हैं ना, जिनका भी अभी जन्म हुआ होता है, उनमें ये चीज़ कॉमन देखी गई है कि वो बहुत ज़्यादा जॉन्डिस से सफ़र होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़। अब देखो एक्चुअल में मेन टाइप नहीं है, जॉन्डिस के मेन 3 ही टाइप थे, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक, जिसे हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ये एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि उन्हें जॉन्डिस हो रहा है। रीज़न मैंने पहले ही बताया था कि पर्टिकुलरली जो न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं उनमें हम अगर आरबीसी का काउंट देखें बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर,
वहीं अगर हम अडल्ट की बात करें ना तो सिर्फ 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक ऑफ मिलीमीटर काउंट होता है। न्यूबॉर्न में डबल है 8 to 10। अब क्योंकि आरबीसी इतनी ज़्यादा है उनका डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और आरबीसी का जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसी से बन रहा था बिलीरुबिन उतना ज़्यादा बनेगा। तो अब तो एक तो वो न्यूबॉर्न है, उसका लिवर इतना ज़्यादा डेवलप है नहीं। देखो अगर डेवलप भी होता तो नॉर्मल को ही बाहर करता, यहाँ तो एक तो और भी ज़्यादा एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा, मीन्स एक्सेसिव बिलीरुबिन फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट में, और लिवर आपका डेवलप है नहीं, तो पर्टिकुलरली लिवर उस बिलीरुबिन को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं कर पाता है। आपकी बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा और जॉइंटिस डेवलप हो जाता है। तो क्या होगा, एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और पर्टिकुलरली इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ बिलीरुबिन, साथ ही साथ जो आपका लिवर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, और पर्टिकुलरली इट कैन नॉट एक्सक्रीट दिस मच अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, जिस वजह से आपकी बॉडी में पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी बॉडी में जॉइंटिस डेवलप होता है। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ जॉइंटिस। तो पहले हम कॉमन सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि जॉइंटिस में बिलीरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा, तो आपकी जो स्किन है उसका कलर येलो होने लगेगा, साथ ही साथ जो आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर येलोइश होने लगेगा, और फीवर हेडेक तो कॉमन है, आपको कोई भी कंडीशन हो ये चीज़ हो ही जाती है। इसके साथ साथ अगर हम स्पेशली बात करें कि किसी को पर्टिकुलरली हेपेटिक जॉइंटिस है या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस है, मीन्स जिसमें लिवर में दिक्कत या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, तो बाइल कहाँ नहीं पहुँच पा रहा, आपके इंटेस्टाइन में, और वहाँ नहीं जाएगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, धीरे धीरे अब क्या होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लग रही है, आप खाना नहीं खाओगे, उस वजह से वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ जॉइंटिस को, कि पर्टिकुलरली हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन में जॉइंटिस है। सबसे पहली चीज़ होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये पूरा सिम्टम से रिलेटेड है कि अगर हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, आँखों का कलर येलोइश दिख रहा, स्किन का कलर येलोइश हो रहा, आपका जो स्टूल है वो डार्क येलोइश हो रहा, साथ ही साथ यूरिन अगर येलोइश हो रही है, इस तरीके से हम इसका पता कर सकते हैं। इसके बाद है यूरिन टेस्ट। अब पर्टिकुलरली अगर हम यूरिन की बात करें तो नॉर्मली उसमें बहुत ही कम लेवल होता है बिलीरुबिन का, लेकिन एट दी टाइम ऑफ जॉइंटिस पर्टिकुलरली यूरिन में जो बिलीरुबिन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम पता कर सकते हैं हाँ इस पर्सन को जॉइंटिस हो सकता है। इसके बाद आगे देखें तो ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में मैंने बताया था ना कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बिलीरुबिन का लेवल चेक कर सकते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। इसके बाद है आपका इमेजिंग टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट में क्या होगा कि आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा लो पूरा, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपकी 3D इमेजेस कि लिवर में कोई दिक्कत है या फिर बाइलरी सिस्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उस तरीके से भी हमें पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो CT स्कैन, MRI, ये सब क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जैसे हम लिवर में देख रहे हैं तो लिवर की हमें पूरी 3D इमेज दिखा देंगे, तो हम देख सकते हैं कि यार कहीं पर्टिकुलरली इसमें कैंसर तो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिस वजह से जॉइंटिस हो सकता है। तो इस तरीके से हम जॉइंटिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस की। तो देखो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है टाइप पर, या फिर आप बोल दो कॉज पर, कि पर्टिकुलरली अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉइंटिस हो रहा है ना, जैसे मान लो हमने क्या देखा कि मान लो स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो अगर स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें उस स्टोन को रिमूव करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो और कोई कॉज है, जैसे हमने देखा था हेपेटिक जॉइंटिस में कि हेपेटिक सेल डैमेज हैं या फिर किसी को हेपेटाइटिस है उस वजह से हो रहा, तो हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर प्री हेपेटिक है कि पर्टिकुलरली ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पर कि कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।